केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए वक्फ बोर्ड के? अब ये बताओ, आप ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? तो इस बिल में वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के बजाय बर्बाद करने का तरीका है ये। आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, आप जाकर सेक्शन 52 ऑफ 95 एक्ट पढ़ो, जिसमें यह बोला गया अगर आज कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगली बेचता है या चोरी करता है, उसको एक्ट में लिखा गया 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। आप हिंदी पिक्चरों में देखे होंगे, डायलॉग आता क़ैद बामुशक्क़त। अब क़ैद बामुशक्क़त को करके सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिए, सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिए। कौन सा वक्फ का बचा रहे आप? फिर वो नॉन बेलेबल था, इसको बेलेबल कर दिया आप। ये कौन सा वक्फ प्रॉपर्टीज को बचा रहे? आप तो बर्बाद करना चाह रहे। अब पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, पार्लियामेंट के राइट सामने, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद की खबर है। अब कल कोई जाकर पूछे कि भाई इसका डीड बताओ, कहां की डीड निकलेंगी? डीड कहां निकलेंगी? डीड नहीं निकलेंगी। आप बोलेंगे वक्फ का यूजर नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। खबरस्तान को जाके बोलेंगे डीड निकालो। अब जितने खबरा हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे खुम बिइज़्निल्लाह, बोल तो मैं तो नहीं बोल, कोई नहीं कर सकता वो। अब वो खबरों में से कौन पुकार के बोलेंगे हाँ हमारे पास डीड है? बोल कौन बोलेगा? बोलो आप। यतीम खाने हैं, आप बोलेंगे दरगाहें हैं, कहां से ला के देंगे? तो ये सेक्शन 3 वक्फ का यूजर का असल मकसद क्या है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाहें, खबरस्तान, यतीम खानों को छीन लेना। तो इस एक्ट में वक्फ के प्रोटेक्शन का कोई चीज नहीं है। सब झूठ बोल रहे बीजेपी वाले। हिंदू रिलीजन नहीं है उसको ऑफिस सीज कर देना। हमारा क्वेश्चन ये है, मैं आपको 5-6 स्टेट्स की मिसाल दिया। अब 95 के एक्ट में, जो अभी एक्ट है, इसमें क्या है, सेक्शन 9 जो वक्फ काउंसिल का है, ये पूरे के पूरे मुसलमान 95 के एक्ट में। अब 2024 में गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 2 members अंडर दिस सेक्शन शेल बी नॉन मुस्लिम। माने 2 मेंबर कम से कम मस्ट है आपको नॉन मुस्लिम बनाना। ये वायलेट करता आर्टिकल 15, 25, 26, 29 कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्रिमिनेशन है, ये कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन है। अब आप आ जाइए स्टेट वक्फ बोर्ड पे, 90 जो स्टेट वक्फ बोर्ड सेक्शन 14 है 1995, जिसमें पूरे मेंबर मुस्लिम हो सकते, पूरे मेंबर मुस्लिम होते। अभी अब इन्होंने क्या कर दिए, यहां पर क्या कर दिए, खाली 4 कर दिया स्टेट वक्फ बोर्ड में। हमारा बोलना यह है कि भाई साहब, जब काशी विश्वनाथ के एक्ट में, हाँ, फिर आपके तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 59 में, आंध्र प्रदेश के चैरिटेबल हिंदू इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट एक्ट 1987, कर्नाटका के हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट 1997, ओडिशा के 1951 एक्ट में, इन सब में बोला जा रहा है कि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सीओ, एम्प्लॉय तक हिंदू होना। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए वक्फ बोर्ड के? अब ये बताओ, आप ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? तो इस बिल में वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के बजाय बर्बाद करने का तरीका है ये। आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, आप जाकर सेक्शन 52 ऑफ 95 एक्ट पढ़ो, जिसमें यह बोला गया अगर आज कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगली बेचता है या चोरी करता है, उसको एक्ट में लिखा गया 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। आप हिंदी पिक्चरों में देखे होंगे, डायलॉग आता क़ैद बामुशक्क़त। अब क़ैद बामुशक्क़त को करके सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिए, सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिए। कौन सा वक्फ का बचा रहे आप? फिर वो नॉन बेलेबल था, इसको बेलेबल कर दिया। ये कौन सा वक्फ प्रॉपर्टीज को बचा रहे? आप तो बर्बाद करना चाह रहे। अब पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, पार्लियामेंट के राइट सामने, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद की खबर है। अब कल कोई जाकर पूछे कि भाई इसका डीड बताओ, कहां की डीड निकलेंगी? डीड कहां निकलेंगी? डीड नहीं निकलेंगी। आप बोलेंगे वक्फ का यूजर नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है।
खबरस्तान को जाके बोलेंगे डीड निकालो। अब जितनी खबरा है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे खुम बिइज़्निल्लाह, बोलते मैं तो नहीं बोल, कोई नहीं कर सकता वो। अब वो खबरों में से कौन पुकार के बोलेंगे हाँ हमारे डीड है बोल, कौन बोलेगा? बोलो आप। यतीम खाने हैं, आप बोलेंगे दरगाहें हैं, कहां से लाके देंगे? तो ये सेक्शन 3 वक्फ यूजर का असल मकसद क्या है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाहें, कब्रस्तान, यतीम खानों को छीन लेना। तो ये एक्ट में वक्फ के प्रोटेक्शन का कोई चीज नहीं है, सब झूठ बोल रहे बीजेपी वाले। सिर्फ वक्फ को बर्बाद करना उसका मकसद है। मैं आपको जितने सेक्शंस बोला हूं ना, आप जाकर पढ़िए। अगर मैं एक भी झूठ बोल रहा हूं तो आके मेरे पकड़ लो आप मेरे को। तो ये आप क्या कर रहे हैं भाई? हां, आप हमारे को समरी एविक्शन पावर्स दो, पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में हमको डालो आप। और आपको मालूम दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज को इंदिरा गांधी के जमाने में दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। 1984 में कोर्ट स्टेटस को ऑर्डर दिया। हम 2024 में हैं, 30 साल हो गया, उस स्टे को विकेट नहीं करा सके। 84 से 2024 तक एक मामूली स्टे को विकेट नहीं करा सके आप बोलते मुसलमान ऐसा कर रहा, मुसलमान वो कर रहा। अरे सरकार तुम्हारी है ना बाबा, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा मंत्री है। मुसलमान का तो कोई ना प्रधानमंत्री है ना कुछ भी। हम तो खाली वोट डालने वाली मशीन है, एटीएम है, हम तो दूध देने वाली गाय है, हम भैंस है। हम 84 से एक स्टे विकेट नहीं कराया आप, और हमारे को बोल रहे आप। तो ये है इस एक्ट में, ये मोटा मोटा आपको समझाया मैं। तो इसलिए आज पूरे मुसलमानों में, इंडिया के मुसलमानों में गम है, गुस्सा है, और पूरे मुसलमानों में बात जा चुकी है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, मुसलमानों के मस्जिदों को छीनना चाह रहे, कब्रस्तानों को छीनना चाह रहे, एग्रीकल्चर जो वक्फ लैंड है उसको छीनना चाह रहे। वक्फ के बचाने के नाम पे वक्फ को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। हमको बताइए आप कैसे ये इसको काबिल कबूल होगा। और आप, हम तो गवर्नमेंट से बोलेंगे कि आपको हम बार बार बोल रहे कि आप इन चीजों को सोचो। आप जिस तरीके से आप लैटरल एंट्री को वापस लिए, जिस तरीके से आप दलित के क्रीमी लेयर को वापस ले जा रहे हैं, इस तरीके से इस कानून को भी वापस लो। आप कैसे 17 करोड़ मुसलमानों की ये प्रॉपर्टीज को कैसे छीनना चाहेंगे? आप क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? असर जी, एक सवाल ये भी उठता है कि 1954 के जो है वो भी दस्तावेज दिखा रहे हैं। लोग हैं, कुछ मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर भी जो मुस्लिम गरीब मुसलमान है उनकी जमीनें हैं, उनका ये कहना है, और उनके बाप दादा से वो जमीनें हैं जो तब तक। देखिए आप देखिए, नहीं देखिए 1954 के डॉक्यूमेंट्स है, उन कब्जे में है। लेकिन नहीं एक मेरे सवाल को कब्जे में है, कब्जे में है उन्होंने। नहीं अरे बोलो ना, है ना कब्जे में? शर्माओ को आप। नहीं मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं पूछ रहे, सुनिए आप कब्जे में है नहीं है 54 से, है ना कब्जे में? मैं आप मेरी बात को सुनो। आप बोलो, सुनो मैं क्या बोल। है कब्जे में उन्होंने, है ना कब्जे में, है ना? उन जब कब्जे में है तो डर किस बात का? आपके डॉक्यूमेंट है ना, आप वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड नहीं सुना, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए, आपका पोजीशन तो है। आप बोलिए हमारा ये वक्फ नहीं है, आप बताइए उसको, कौन रोक रहा है आपको? कोई ऐसा तो नहीं बोल रहे ना कि आप कोर्ट को नहीं, आप ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हर जगह जा सकते मगर बेच नहीं सकते, उनकी जरूरत के हिसाब से। हाँ, बेच नहीं सकते, इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि वक्फ में जब वक्फ बोर्ड में जब गजेट इशू होता, कैसे गजेट इशू होता समझिए आप। गजेट कैसे इशू होता? पहले सर्वे कमिश्नर, अब मैं फर्ज करिए मैं कोई प्रॉपर्टी देना चाह रहा हूं वक्फ के नाम पे, तो मैं वक्फ बोर्ड को लेटर लिखता हूं कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ को देना चाह रहा हूं। वक्फ बोर्ड क्या करता है? सर्वे कमिश्नर को बोलता है। सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट का अपॉइंटी है, मेरा अपॉइंटी नहीं। सर्वे कमिश्नर बोलता ठीक है, ये असद साहब ये प्रॉपर्टी दिए, इसका हम सर्वे करेंगे। सर्वे करके वो बोलते कि हाँ इनके डॉक्यूमेंट्स है, इनका टाइटल है, जो भी है, देख के वो लेटर लिखते
स्टेट गवर्नमेंट को कि ये प्रॉपर्टी वक्फ हो सकती, नंबर 1। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एक गजेट इशू करती और वो गजेट के खिलाफ 1 साल तक मुसलमानों को राइट है कि आप उसका गजेट को अपोज करें कि नहीं भाई असद साहब की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती, हमारा चेयर है इसमें। 1 ईयर के बाद आप अपोज नहीं कर सकते। नॉन मुस्लिम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप करिए ना। कौन रोक रहा है आपको? कौन सा जुडिशियल रिव्यू रोक रहे? अच्छा, अब जो ट्राइब्यूनल है, अभी ट्राइब्यूनल जो है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज है अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, एक है इस पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, दूसरा एक एमिनेंट पर्सन है। ये तीनों मिलकर फैसला करते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है ये बिल में कि ट्राइब्यूनल अगर नहीं बनाए कोई स्टेट में तो दूसरा ट्राइब्यूनल वो केस को डील कर सकता है। यानी अगर वक्फ ट्राइब्यूनल को स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाई तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल डिसाइड कर लेंगे वक्फ के मैटर। ये एक्ट में लिखा हुआ है। और अगर ट्राइब्यूनल बनाए तो उसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकाल दिए, कहीं को ला रहे हैं आप उसमें? क्यों ला रहे हैं उसमें आप? अच्छा, अगर 2 मेंबर में एक ही मेंबर बनाए तो एक मेंबर ही डील करेंगे उसमें। और ये बीजेपी जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ कोर्ट को नहीं जा सकते, झूठ बोल रहे हैं लोग। वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ अगर मेरे खिलाफ आ गया तो मैं हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डालता हूं। कोई देयर इज नो स्टॉपेज फॉर एनीवन गोइंग टू हाई कोर्ट टू फाइल अ रिवीजन पिटीशन। अच्छा, अब ये प्रोपेगेंडा आप लोग चलाए थे अपने टीवी चैनलों पे, अखबारात में कि सूरत की म्युनिसिपल बॉडी को वक्फ, गुजरात वक्फ बोर्ड वक्फ डिक्लेयर कर दिया। आपको मालूम उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि गुजरात का वक्फ ट्राइब्यूनल ये बोला कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। गुजरात का वक्फ बोर्ड बोला वक्फ ट्राइब्यूनल वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट में जाएगा कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। ये कैसे आप बोलिए कि ये को हर चीज जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है ना वो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के फेवर में नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को अच्छा करने के, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, बल्कि मुसलमानों से पूरा वक्फ को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये उनका पोजीशन है। मैं एक एक चीज आपको सच्चाई से बयान किया हूं पूरा यहां पर। अब आप बोल रहे हैं कि 54 से लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता वक्फ प्रॉपर्टीज पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स है, मेरे को नहीं है। तो मेरे को तो लिमिटेशन अगर पीरियड पे 12 साल से, अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम लिमिटेशन पीरियड उड़ा दिए, तो अब जितने लोग एंक्रोचर्स है वो मालिक बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे वो। ऐसा कैसे होगा भाई? आप क्या सलाह देने वाले हैं और कैसा हो कि ताकि वक्त के ऊपर खासकर जिस तरीके से आप एंक्रोचमेंट्स की बात कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वक्त बोर्ड के मेंबर्स, आरोप ये भी लग रहे हैं कि उन्होंने ये दस्तावेज भी इधर के उधर किए हैं, ये पुरानी बात नहीं। देखिए कैसे हो? नहीं, यकीनन वक्फ प्रॉपर्टीज में बाज नहीं बल्कि बहुत से एंक्रोच मुसलमान भी, मैं मानता हूं उस बात को, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर आप जो है एक गलती को सही करने के लिए उस चीज को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। आप कैसे सही किया जाए? आप वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स दो, पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट में लेकर आओ वक्फ बोर्ड को। आप ये अच्छा करो ना। आप क्यों नहीं करना चाह रहे? अच्छा, आप जब आप अच्छा करना चाह रहे, आपकी नीयत अच्छी है, तो एक काम करो ना। आप क्यों नहीं करना चाह रहे? कौन रोक रहा नरेंद्र मोदी को? आप संविधान को लेकर चूमते, अरे वही संविधान में तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 पुकार के आपको बोल रहा है ये कानून गलत है आपका, ये बिल गलत है आपका। सर, हाजी शहजाद अली पर क्या बोलिए? इंसिडेंट पर आपने बात की, सर उसको बताइए। हाजी शहजाद अली का वीडियो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जिसमें हाजी शहजाद अली ने कहा कि 21 अगस्त के दिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, उलेमा भी है, जाकर रिप्रेजेंटेशन दिए। क्या रिप्रेजेंटेशन दिए कि एक अहमक जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बोलने की कोशिश किया,
उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, एफआईआर रजिस्टर करो। वहां पर एडिशनल एसपी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, एसडीएम साहब थे। एक मजमा जमा हो गया, उन्होंने खुद बोल रहे, पथरमबाजी शुरू हुई तो एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर बोले कि भाई जाके समझाओ। वो बाहर निकले, हाजी शहजाद पर भी पत्थर पड़े। उसके बाद खैर मामला बढ़ गया, वो चले गए अपने घर को। तो आप जो है हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फुट के घर को बुलडोजर लाकर आप डेमोलिश कर दिए विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। अरे वो 3 गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर, 30-30 लाख के 3 गाड़ियां हैं, उसको आप पूरा बर्बाद कर दिए। ये कितना हेट्रेड है बीजेपी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को मुसलमानों के बारे में। आप पूरे घर को तोड़ दिए, उसके गाड़ियों को आप पीस दिए, और फिर जो एलिज एक्यूज को आप पकड़ के रात भर पुलिस स्टेशन में मारे। उन लोगों को चल नहीं सक रहे वो लोग, और उनको आप रोड पे चला के बोल रहे नारे लगाओ। हम बीजेपी वालों को ये बोल रहे कि पावर इटर्नल नहीं है। आज आप सत्ता में, कल आप नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कल दूसरी सरकार आकर आपके घर को बुलडोजर से तोड़ेंगी, आपका घर महफूज रहेगा? आपको भी पकड़कर रोड पे चलाया जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? ये देश और मध्य प्रदेश को रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, मॉब रूल से नहीं चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को चूम रहे हैं तो फिर उनको बताया जाए कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं आप। ये बुलडोजर जाके तोड़ दे रहे आप और बोल रहे नहीं इलीगल था। इलीगल आपको उसी दिन मालूम हुआ, पहले नहीं मालूम हुआ? उसके गाड़ियों को क्यों तोड़ा आपने? आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, और जो लोग आज सत्ता के नशे में, गुरूर में आकर बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, याद रखो गरीब की बद्दुआ तुम लोगों को बर्बाद करेंगी। और गरीब चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, तो उसकी बदुआ तुमको बर्बाद करेंगे। जो लोग आज बुलडोजर से अपनी ताकत के मजाहरे कर रहे, कल इलेक्शन आएगा तो पब्लिक अपने वोट के जरिए तुमको डिमोलिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये होने वाला है। जो कोई भी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को तोड़ रहा, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे इख्तिदार के महल भी डिमोलिश होंगे एक दिन। जैसे वाराणसी में हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जी भी बुलडोजर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें आपकी एमआईएम के एक नेता जो है उनका भी नाम आ रहा है कि उनकी भी जमीन या फिर उन्होंने भी वहां पर अवैध तरीके से हमने हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे एमएलए कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि जीएचएमसी का जो ऑफिस है, अभी जीएचएमसी का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में, जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डक्कर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे को। हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंकमेंट जाती थी। वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है, वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा सो हूं। नेकलेस रोड एफटीएल पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड एफटीएल पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको। तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? एफटीएल है, सीसीएमबी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, हिमायत सागर के पास बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ? नहीं, वो स्टोन्स लगाते थे कि ये एफटीएल है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके।
ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको। आपको लग रहा है कि एफडीएल में जितनी भी है उनको तोड़ा जाना चाहिए? आपने देखिए, आपके सवाल का जवाब इतना ही दे रहा हूं मैं, जो मैं भी दे चुका। और कुछ पूछना है? उसमें सारे स्ट्रक्चर्स अभी एफडीएल के अंदर है। मैं आपको रिक्वेस्ट, सुनिए, अच्छा और एक बात, एफटीएल में और एक बात है, गोलकुंडा में गोल्फ कोर्स है, एफटीएल में है। अब कितने लोग गोल्फ खेलते, मैं तो जिंदगी में मेरे को मालूम ही नहीं गोल्फ क्या होता, एफटीएल में है। आप देख लो, वो जाके देखो आप, गोल्फ कोर्स एफटीएल में है। अच्छा, कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर जाके खेलते टिक 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 वहां पे, 3-3 घंटे खेलते आईएएस आईपीएस अफसर वहां पे, वही गोल्फ कोर्स में। फोटो निकाल के डालता हूं मैं, कौन से आईएएस आईपीएस खेलते गोल्फ कोर्स वहां पे, 4-4 घंटे खेलते गोल्फ। अब खेलने गए तो 3 घंटे खेलना पड़ता, एक होल क्या कह रहता वो लंबा होता। भाई क्या हो रहा है फिर, ये वो दरगाह क्या बोल रहे आप? हाँ स्ट्रक्चर है दरगाह। हाँ, दरगाह को वैसे आई एम थैंकफुल फॉर द स्मॉल मर्सीज, आई एम थैंकफुल फॉर द स्मॉल मर्सीज, व्हाट कैन आई से। लेकिन जरूरत है, आपको लग रहा है क्या? आज की तारीख में जिस तरीके से यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए मैडम, जनसंख्या बढ़ रही है तो मुसलमान जिम्मेदार। नहीं, अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, ये क्या की जरूरत है? आप देखिए, हमारा जो पार्टी का स्टैंड है, हम मेयर साहिबा को, चीफ सेक्रेटरी मैडम को हम दे चुके हैं, अब उनको डिसाइड करना है। अब गवर्नमेंट जो फैसला ले रही है वो गवर्नमेंट ले रही है, हम तो यही बोलेंगे कि हम जो दिए आप रिप्रेजेंटेशन का एग्जामिन कर लो। आप ऐसा पता चल रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इन प्रिंसिपल ये अमेंडमेंट बिल को अपोज कर रहे हैं। आप रिपोर्टेड देखिए, आई कैन नॉट स्पीक फॉर बोथ ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी और दिस लीडर्स, इट इज फॉर देम टू से, बट definitely the TDP MP when he stood up in the parliament, Mr. Balayogi's son, late Balayogi's son, he said that they should be referred to a committee. That is on record, he said. But I cannot speak for them. It is वो पार्टी है, वो लोग बोल सकते हैं अपने बारे में। Would you like to say to them? अरे हम तो उनसे यही बोलेंगे कि ये जो चीजें बताया हूं मैं, ये आप इस पर गौर करिए। ये वक्फ के इंटरेस्ट में नहीं लाया जा रहा है एक्ट, ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए एक्ट नहीं लाया जा रहा है। ये जो आरोप लग रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी या फिर वक्फ से जो मेंबर्स हैं या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं, वही लोग जो है मस्जिद और बाकी जो भी कब्रिस्तान जैसे जगहों को बर्बाद करके या उनको गिरा कर जो है उसके ऊपर मार्केट प्लेस बना रहे हैं। मेरा सवाल ये था, क्या ये सच में ऐसा हो रहा है? आप इसको मानते हैं? नहीं, कहाँ हो रहा है हमको बताइए ना। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, अब इसमें से बात चैनल नहीं चलाएंगे इसको। एक यतीम खाना था बंबई में, यतीम खाने को 20 करोड़ रुपए में बादशाह सलामत खरीद लिए। बादशाह सलामत यतीम खाने को खरीद के आलीशान पैलेस बना लिए। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, अब उसका जिम्मेदार कौन है? हम है। औरंगाबाद जालना रोड है, वहां जाके देखो आप कौन कब्जा करके बैठा हुआ है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बैठा हुआ है वहां पे। आप देख लो, आप देख लो आप जाके। दिल्ली में 2 5 स्टार होटल है, किसकी जमीन पे 5 स्टार होटल बनी हुई है भाई साहब? ये मामू की दुकान पे नाना की फातिया कौन कर रहे? देख लो आप, देख लो आप। ये सब चीजें है ना। आप वक्फ प्रॉपर्टीज को अगर नरेंद्र मोदी बचाना चाह रहे तो आप हमारे को समरी एविक्शन पावर्स दो, आप पब्लिक प्रेमिस एविक्शन एक्ट में लेकर आओ। ये वक्फ बाय यूजर कैसा आप निकालेंगे? ये आप ओरल मुतवल्लीशिप को निकाल रहे। आप जो एक्ट लेकर आ रहे वो वक्फ को बर्बाद करेगा।
प्राइम मिनिस्टर को इस पर सोचना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे अपनी, क्या ये करना चाह रहे, वक्फ बोर्ड को बर्बाद करके जाना चाह रहे क्या आप इंक्रोचर्स को रिवॉर्ड करना चाह रहे बजाय उनको निकालने के। और उस एक्ट में जो 24 एक्ट में एक चीज है, आप लोग पढ़ो, मेरे को सेक्शन याद नहीं आ रहा, जिसमें इंदिरा गांधी इमरजेंसी में एक वर्ड इस्तेमाल करी थी कि उन्होंने जब इमरजेंसी डिक्लेयर करे थे इलेक्शन हारने के बाद, उसमें उन्होंने बोले थे कि नो कोर्ट शुड ट्राई दिस, नो कोर्ट शुड हियर दिस। वही वर्ड, 3 वर्ड को इस्तेमाल करे इस एक्ट में। अब क्या इमरजेंसी लाना चाह रहे हैं आप जाके पढ़ो, सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा मेरे को, वो हुआ है। चलिए साहब, थैंक यू। 2022 में भी ऐसा कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था, तो उसका इसका कुछ 2022 में 2022 में बिल जो अमेंडमेंट बिल जो उसको वापस ले ली बीजेपी। नहीं, उसको बीजेपी वापस ले ली। दे हैव टेकन इट बैक, वेरी क्लेवरली दे हैव टेकन इट बैक। कोई कंसल्टेशन नहीं किए, स्टेक होल्डर से बात नहीं किए, कुछ भी नहीं करे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाइए, उसमें इवेंट्स बोल के है, एक फोटो नहीं है कंसल्टेशन करे सो। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की वेबसाइट है, वहां जाके देखो आप, एक नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप क्या करना चाह रहे भाई? और उसमें बोल रहे कि वक्फ और औलाद में, माने वक्फ और औलाद का मतलब ये है कि मेरी औलाद के लिए मैं वक्फ कर रहा हूं, और बोलता हूं कि इसमें से एक 30% मैं वक्फ की एक्टिविटीज के लिए, मैं बाकी मेरे औलाद के लिए, या फिर मैं बोलता हूं इसका जो इनकम आएगा मेरी औलाद के लिए, उसमें जो ऑर्फन है, विडोज है। इसमें आप क्या कर दिए मोदी सरकार? लीगल हेयर्स का शेयर मार नहीं खाना। अरे भाई साहब, हिंदू धर्म में अगर कोई पेरेंट्स, उनके 2 या 3 बेटे हैं या औलाद है, उन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक औलाद को दे सकते बाय विल। मुसलमान नहीं दे सकता, ओनली 1/3 दे सकता मुसलमान। समझिए आप, जिंदगी में हिंदू और मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी औलाद को गिफ्ट कर सकते, गिफ्ट। मगर मैं एज ए मुस्लिम अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकता। ये क्या बात है भाई? ये कैसा है बोलिए आप? उसमें आप एक्ट में डालिए बात। तो एक एक सेक्शन जो नरेंद्र मोदी बनाए हैं, वो मुसलमानों से उनका पर्सनल लॉ, मुसलमानों से उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट छीनने का ये बिल बनाए। सर, एक आखिरी सवाल, आप कितने सवाल बोलेंगे? आप एंक्रोचमेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो फिर चाहे वो हाइड्रा हो या वाराणसी, यूपी, मध्य प्रदेश, कहीं भी हो रहा है, एंक्रोचमेंट्स के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, एक बात सुनिए, हाजी शहजाद अली का घर भी क्यों तोड़ा गया? आपको मालूम? हाजी शहजाद अली का घर इसलिए तोड़ा गया, 20,000 स्क्वायर फुट का घर, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट ने कहा कि एफटीएल में बनाए वो। यही सवाल। हाँ, एफटीएल में बनाए बोल के पूरी बिल्डिंग बन गई 20,000 स्क्वायर फुट। जब तक अथॉरिटीज के मुंह में गुलाब जामुन था, समझे ना आप, और उसका जूस चूस रहे थे, और जब बिल्डिंग बन गई एफटीएल में लाके तोड़ दिए। अब आप उसका नतीजा निकालो पूरा।